तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तुम्हारे सामने 3 हाइड्रोकार्बन बना के दिए हैं और इसमें तुम्हें जो हाइड्रोजन इसमें दिख रहा है इनकी एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। तो तुम क्या करोगे, H+ को निकाल दो और वहां से जो बेस बनेगा कॉन्जुगेट बेस, उसकी स्टेबिलिटी देखो, जो नेगेटिव आया है इसकी स्टेबिलिटी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। अब तुम अगर इस दोनों में कंपेयर करो तो इधर 2 फिनाइल रिंग से रिजोनेंस मिलेगा, इधर 3 से मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत यही स्टेबल होगा, तो इसकी जो एसिडिक नेचर है वो ज्यादा है। इसके बाद देखोगे तो इसमें 3 फिनाइल से रिजोनेंस है, इसमें भी 3 फिनाइल से है, बट यहाँ पे क्या है कि ये जो फिनाइल रिंग है ये एक प्लेन में बंधी हुई है, ये दीज फिनाइल कैन नॉट गो आउटसाइड द प्लेन, ये प्लेन के बाहर नहीं जा सकती, एक प्लेन में ही बंधी हुई है, तो इफेक्टिव रिजोनेंस यहीं पे होगा और यहाँ पे तुम्हारा ये ऑर्डर होगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तुमने ये भी देखा होगा कि 3 फिनाइल रिंग अगर आउट ऑफ प्लेन है तो एसिडिटी पे इतना असर नहीं पड़ता जितना तुम्हारे एक प्लेन में आने से उसकी पीके वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तुमसे पूछा है 4 कंपाउंड बना के कि डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो जो करेक्ट है मैंने उसे ही लिखा है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, देखो ये डबल बॉन्ड O है और अगर आप इसे तोड़ोगे तो इस पे O नेगेटिव, इस पे प्लस, यहाँ पे तुम्हारा चार्ज सेपरेशन हुआ और चार्ज सेपरेशन भी हमारे लिए फायदेमंद है बिकॉज ये 3 मेंबर की जो रिंग है ये एरोमेटिक बन गई और ये अगर एरोमेटिक बन गई है, इसकी एरोमेटिसिटी गेन हो गई है, तो मतलब स्टेबल है। चार्ज सेपरेशन के साथ स्टेबल है, क्वाशी एरोमेटिक है, तो इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, अच्छी खासी डाइपोल मूवमेंट तुम्हें देखने को मिल जाएगी कंपेयर टू अदर किसी में क्वासी एरोमेटिसिटी गेन नहीं होगी। तो ये तुम्हारा यहाँ पे आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का किससे आयनिक से क्वेश्चन है उसे भी देखेंगे। पहले ये देखते हैं, इसमें क्या है, OH के साथ एक बार CH3 लगा है, पैरा पोजीशन पे Cl लगा है, OCH3 है और NO2 है। आपको बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा। तो ध्यान से देखो, एसिडिक नेचर देखना है तो H+ निकालो, यहाँ पे नेगेटिव बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी सिर्फ चेक करनी होती है। अब तुम्हें क्या करोगे, NO2 का इफेक्ट कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करेगा, एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा। तो अगर पैरा पोजीशन पे NO2 लगाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद CH3 Cl OCH3, Cl का नेचर कैसा है, Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है विद इट्स इंडक्टिव इफेक्ट। इसी टेस्ट पेपर में मैं 4-5 बार बोल चुका हूं, याद रख लेना इसे। इसके बाद यहाँ पे CH3 है और उसके बाद OCH3 है, तो CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और OCH3 मेरा मेसोमेरिक से करेगा, तो ये बिल्कुल उसे डिस्टेबलाइज कर देगा, तो एसिडिक नेचर सबसे कम, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से करेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा एग्जैक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए, NO2 Cl CH3 OCH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है तुम्हारे सामने, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है बताओ अगर H+ को अटैक करना हो, अगर यहाँ पे H+ अटैक करना चाहता है तो वो सबसे जल्दी कहां पे अटैक करना पसंद करेगा। तो तुम लोग क्या देखोगे, ध्यान से समझना कि एक पोजीशन तुम्हारे पास ये है B C और A B C D, 4 पोजीशन है। तो ध्यान से यहाँ पे क्या कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पे उठा के दे देगा बिकॉज इट इज लेस, क्या बोल सकते हो कि ये कैसा है तुम्हारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन तो नहीं दे पाएगा। बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, रिजोनेंस में अगर इन्वॉल्व है तो इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। अब सेकंड तो किसी के दिमाग में आ सकता है कि डबल बॉन्ड पे भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो जाके H+ पे अटैक कर ले। तो यहाँ पे MOT का एक बढ़िया सा छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान समझना कि देखो H+ के पास क्या है, प्योर S ऑर्बिटल है, कुछ भी उसके पास नहीं है, H+ है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल बना है जिसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं, समझना कि उसके पास सिग्मा हो सकता है, उसके पास पाई हो सकता है, उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पाई स्टार हो सकते हैं और सिग्मा स्टार। अब इनसे तो मैं बात नहीं करूंगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन है उनकी बात करते हैं। तो अगर इन तीनों में ऑप्शन है मेरे पास कि मैं पाई बॉन्ड से अटैक कर जाऊं, मैं नॉन बॉन्डिंग से अटैक कर जाऊं या फिर मैं सिग्मा से अटैक कर जाऊं, तो मोस्ट प्रेफरेबल अटैक कहां से होगा, मेरे नॉन बॉन्डिंग से। तो इसके नॉन बॉन्डिंग, इसके नॉन पेयर नाइट्रोजन के तो अवेलेबल ही नहीं है, रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है और अपने फ्री भी है, मतलब कि एक जगह कंसंट्रेटेड है वो, तो वो अटैक कर सकते हैं
तो प्रेफरेबल अटैक कहां से होगा, मेरा ऑक्सीजन के लोन पेयर से होगा। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट था कि डबल बॉन्ड भी है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, तो कौन अटैक करेगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये एमओटी से इसी ऑर्डर में लगाओगे ना, इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो ये अटैक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले एक फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसे देखते हैं फिर देखेंगे। तो मैं एक कंपाउंड पहले इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और ऑनलाइन में सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि हम बोर काफी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि बेड पे लेटे हुए, चेयर पे ऐसे लटक के, बिल्कुल जब वीडियो देख रहे होंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन है इसे देखते हैं। 50 ml ऑफ 0.20 मोलर 0.20 मोलर NaCl दिया है मेरे को। 25 ml ऑफ 0.1 मोलर ये दिया है मेरे को NaOH, और 25 ml ऑफ 0.30 मोलर HCl दिया है। अब आपको बताना है H प्लस की कंसेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में क्या होगी। अब बताओ H प्लस के आने का सोर्स क्या है, H प्लस कहां से आ सकते हैं, तो आपको लगेगा सिर्फ HCl से H प्लस आ सकते हैं। कितने आएंगे, तो ध्यान से देखना भाई, मैं लिख रहा हूं मोल्स, मोलैरिटी, मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये आपको पता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं मिली मोल्स जो होंगे मेरे, वो होंगे वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई मोलैरिटी, ये बात लिखी जा सकती है। तो आप लोग बोलोगे HCl के मिलीमोल, HCl के मिलीमोल जो होंगे वो होंगे वॉल्यूम 25 इंटू वॉल्यूम 25 इंटू मोलैरिटी इज 0.30। तो यहां पे आपकी आंसर आएगा 7.5 मिलीमोल किसके, HCl के। और आप लोग इसमें सोचेंगे कि 7.5 मिलीमोल आए हैं, वॉल्यूम टोटल ऐड करके कंसंट्रेशन निकाल देंगे, बट ऐसा नहीं है। इसमें NaOH भी दिया है। NaOH क्या करेगा, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, और वो OH माइनस क्या कर सकते हैं, मेरे H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब H प्लस को अगर न्यूट्रलाइज करेंगे तो कितने H प्लस को कर सकते हैं, ध्यान से देखना। यहां से HCl से मेरे 7.5 मिलीमोल ऑफ H प्लस आए। अब देखना यहां से कितने OH आ सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूं मिली मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा, तो लिखोगे 25 है, 25 ml इंटू 0.1 है, तो इसे लिखा जा सकता है 2.5 मिलीमोल। तो आप लोग मुझे बताओ कि 7.5 मिलीमोल्स H प्लस के हैं, 2.5 मिलीमोल्स OH माइनस के हैं। तो देखो H प्लस कितना है 7.5, OH माइनस कितना है 2.5, मिलके पानी बनाएंगे, कितना बनाएंगे 2.5 बनाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा 5 मिलीमोल। देखो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी कर दिया तुम्हारे लिए। थोड़ा सा इसे देख के रुक के समझ के भी कर सकते हो। देखो क्या था 7.5 2.5, स्टार्टिंग में ये नहीं होगा, ये भी 2.5 रिएक्ट करेगा, ये 2.5 रिएक्ट करके 0 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 2.5 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या आया कि H प्लस की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में क्या होगी, कितने मिलीमोल है उसके, 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल है, सॉरी 5 मिलीमोल है। ठीक है, और उसके बाद टोटल वॉल्यूम कितनी है 50, 25 और 25, तो टोटल वॉल्यूम कितनी है 100। तो आपका आंसर आ गया कंसंट्रेशन इज 0.05। मिलीमोल को ml से डिवाइड करोगे तो मोल्स पर लीटर में आप आंसर दे सकते हो, 0.05 मोल पर लीटर आपके आंसर आ गया, आपकी मोलैरिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आपके जीओसी से है, 2 क्वेश्चन अच्छे देखना। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन भी रह गया, इसे देख लो पहले। इसमें बोला है इन्होंने इन विच पेयर आयन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इसमें आपको बताना है सेकंड वाला फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल, तो ये एंटी एरोमेटिक के टाइप होगा, तो इसमें सेकंड स्टेबल है, तो ये मेरे ऑप्शन में आ जाएगा सेकंड। मैं देखूंगा
बाकियों में कंपेयर करूंगा तो ये मेरा कैसा है, ये मेरा एंटी एरोमेटिक होगा और ये मेरा एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो इसमें मेरा फर्स्ट जो है वो कम स्टेबल है, सेकंड जो है वो ज्यादा स्टेबल है। इसमें फिर देखता हूं, यहां पे देखो, इसमें कंपेयर करो तो थर्ड भी मेरा ऑप्शन में आ जाएगा। यहां पे देखोगे तो इधर ये ऑक्सीजन क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग प्रोवाइड करेगा। बैक बॉन्डिंग प्रोवाइड करेगा तो कार्बोकैटायन के पास अपने लोन पेयर पहुंचा रहा है, मतलब उस पे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल है सेकंड के कंपैरिजन में। अगर आप यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पे ध्यान नहीं देते ना तो आपको ये लगता है, क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन है, साइड में CH3 है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोवाइड करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन को हम ज्यादातर पहचान लेते हैं। इसमें क्या देखना था कि OH ग्रुप जो है वो बैक बॉन्डिंग प्रोवाइड करके कार्बोकैटायन को बहुत ज्यादा स्टेबल बना देगा। तो ये भी आप ऑप्शन में सिलेक्ट नहीं करोगे, तो सेकंड एंड थर्ड ऐसे हैं जिसमें सेकंड स्टेबल है कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी उसी का। इन्होंने बोला है लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताओ इस कंपाउंड के लिए। यहां क्या है मेरा, N है, डबल बॉन्ड O है, O नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें क्या करूं, इस बॉन्ड को तोड़ दूं और इस पे बना दूं पॉजिटिव, इस पे बना दूं नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो होगा मेरा ये लीस्ट स्टेबल होगा। रीजन मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो पास पास है, और जब रेजोनेंस की स्टेबिलिटी देखी जाती है तो सर्टेन रूल्स हैं वहां पर, और रूल्स को ऑर्डर में फॉलो करना होता है। और उसमें एक रूल ये भी है, अगर जो मेरे लाइक चार्जेस हैं वो पास पास हैं तो ड्यू टू रिपल्शन आप बोल सकते हो, वो स्टेबिलिटी बहुत कम कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसको कैसे तोड़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास है, तो ये मेरा क्या होगा, बहुत कम स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल की तरफ ये चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। एक ऐसे कंपाउंड बना के दिया, यहां पे एक हाइड्रोजन है, HA से बोल रहा है। ये तुम्हारा यहां पे HB है, यहां पे HC है। ठीक है, और यहां पे HD है। ठीक, और यहां नाइट्रोजन H और यहां पे नाइट्रोजन H। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन मेरा कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक, तो A B C D और ये है E, इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, H+ को निकाल दो और उसके बाद कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लो, हर बार यही करते हैं। इसमें आप कंफ्यूज ये हो सकते थे कि आप इसको ब्रिज हेड मान लेते और आपकी गलती हो जाती, क्योंकि ब्रिज हेड पे ये इससे रिजोनेंस में नहीं जा पाएगा, तो इसकी एसिडिक नेचर काफी कम हो जाती है अगर ये ब्रिज हेड होता तो। बट ये ब्रिज हेड है नहीं, क्योंकि तुम्हारी कोई ब्रिज थोड़ी बन रही है, रिंग से तुम डायरेक्ट अटैच्ड हो। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये नेगेटिव आएगा और वो दोनों तरफ से मजे में रिजोनेंस में होगा, इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे पूछा गया है, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट एनायन हाफ सेल, मतलब क्या बोलूं, इलेक्ट्रो में कहां पढ़ाते हैं इसे, इलेक्ट्रो में इसे पढ़ाते हैं न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्विंग KSP हेडिंग के बाद। ठीक है, तो आप देखो किस तरीके से इसे अप्रोच करना है, क्या क्वेश्चन है देखना। कहां गया क्वेश्चन, ये। ठीक है, देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, सिल्वर वायर डिप्ड इन, एक इन्होंने सोल्यूशन लिया HCl का, इसमें सिल्वर वायर डिप करी, ये Ag की वायर है एक। ठीक है, और उसमें ये सोल्यूशन जो था ये सैचुरेटेड था किसके साथ, AgCl के साथ, मतलब AgCl भी इसमें है मेरे पास, और इसमें 0.25 वोल्ट का पोटेंशियल इसने डेवलप कर लिया है। ठीक है, बोल रहा है अगर E0 Ag से Ag+ जाने का कितना हो, 0.799 वोल्ट हो, तो आप लोग मुझे बताएं KSP ऑफ AgCl क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही दिमाग लगा के आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए था। देखना भाई किस तरीके से करना है। देखो
जब ये न्यूमेरिकल इन्वॉल्विंग केएसपी आए ना, तो आप ई नोट के बारे में सोचना शुरू करा करो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई नोट कनेक्टेड होता है मेरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, एंड केएसपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है। तो समझने की कोशिश करना। देखो, ये जो मेरी मेटल इंसोल्यूबल सोल्ट एनायन हाफ सेल है, इसमें इन्होंने क्या दिया है? देखो, यहां पे क्या रिएक्शन होगी कि AgCl ने इलेक्ट्रॉन खाए और आपका किस में कन्वर्ट हो गया? Ag प्लस में और Cl माइनस में। ये रिएक्शन आपकी होगी। इसमें इसके बाद बोला है कि यहां पे पोटेंशियल डेवलप कर लेता है 0.25 वोल्ट का। इसने पोटेंशियल डेवलप कर लिया है 0.25 वोल्ट का, और ये H प्लस का सोल्यूशन कितना है? मेरा 0.1 मोलर है। ठीक है। अब यहां से इसके बाद क्या करोगे कि अगर मैं इसकी ई नोट निकालने की बात करूं इस रिएक्शन का, तो E इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? एक इलेक्ट्रॉन का। लॉग आप लिखोगे यहां पे Cl माइनस, एंड Cl माइनस की कंसेंट्रेशन यू नो इट इज ओनली कमिंग फ्रॉम HCl, तो 0.1 होगा। तो यहां से आपको E पता है 0.25, आपको कंसेंट्रेशन पता है, तो आप ई नोट कैलकुलेट कर लोगे। तो मैं मान चुका हूं कि आपको इस रिएक्शन का ई नोट पता है। ठीक है, इस रिएक्शन का आपको ई नोट पता है। ठीक, चलो अब मुझे केएसपी तक पहुंचना है, तो पहला कर्तव्य मेरा ये है कि मैं इस रिएक्शन को केएसपी की टर्म्स में लिख लूं। मतलब मुझे फाइनल ये रिएक्शन चाहिए। ठीक है, और आपको क्या पता है? एक तो इस रिएक्शन का ई नोट पता है। ये रिएक्शन क्या है ये भी लिख लीजिए। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन खाएगा, किस में कन्वर्ट होगा? Ag में। ये ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन पता है, इसका ई नोट पता है, और इस रिएक्शन का ई नोट पता है। इन दोनों का इस्तेमाल करो और इस रिएक्शन को बनाने की कोशिश करो। अगर इस अप्रोच से चलोगे तो न्यूमेरिकल इन्वॉल्विंग केएसपी के आपके 95% क्वेश्चन यही होते हैं। एक रिएक्शन का ई नोट दिया है, दूसरी का ई नोट दिया, तीसरी रिएक्शन आपसे बनवा। तो अब देखो, तुम्हें फाइनल इस इक्वेशन पे पहुंचना है, और तुम्हें दो रिएक्शन के ई नोट पता है। एक तो इस रिएक्शन का पता है और एक इस रिएक्शन का पता है। अगर तुम इस तरीके के अप्रोच से सोचोगे कि इसको और इसको यूज करके मैं फाइनल ये इक्वेशन बना लूं, इसका ई नोट पता लग जाएगा तो केएसपी पे पहुंच जाऊंगा। ये जो अप्रोच है, अगर इसको लेके चलोगे तो न्यूमेरिकल इन्वॉल्विंग केएसपी के इलेक्ट्रो में आपके 90 to 95% क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। दो रिएक्शन है, ई नोट गिवन होगा, उन दोनों में जुगाड़ करके आपको थर्ड इक्वेशन पे पहुंचना है, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लेगा या ई नोट पूछ लेगा। तो देखना इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं इस पे कैसे पहुंचूंगा। तो देखो कि अगर मैं इसे रिवर्स करके इसमें ऐड कर दूं, इसे रिवर्स कर लूं और इसमें ऐड कर लूं, तो क्या इक्वेशन बनेगी कि AgCl प्लस Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बना रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड देखना, Ag प्लस Cl माइनस प्लस Ag प्लस, और यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, Ag से Ag कट जाएगा, Ag प्लस बचेगा। तो AgCl गिविंग Ag प्लस और Cl माइनस, आपकी ये रिएक्शन आ जाएगी। तो आपको अब पता है कि इस रिएक्शन का ई नोट क्या है। ये पता लग चुका है कि इस रिएक्शन का ई नोट क्या है। अगर आप ई नोट पे पहुंच चुके हो तो आपको फाइनल क्या पुट करना है? फिनिशिंग पंच है ना, 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग KSP या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपके सामने फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल जो भी इससे रिलेटेड है। ई नोट अगर आपको पता है तो आप KSP कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल इन्वॉल्विंग KSP के काफी क्वेश्चन इलेक्ट्रो में आते हैं। अप्रोच तुम्हारे सामने है। इस क्वेश्चन में आपको कंफर्मेशन के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ये देख लोगे ना कि जो स्टार्टिंग में इन्होंने बोला है कि डेवलप्स अ पोटेंशियल ऑफ 0.25 वोल्ट, ये उन्होंने मेंशन करके नहीं दिया रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे रिडक्शन की तरह लिखें। फिर भी आप एक बार डाटा मैच करके देख सकते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वैसे तो आसान है बट कंसेप्चुअली काफी अच्छा है। देखना इलेक्ट्रो से क्या बोल रहा है। कह रहा है ई नोट फॉर
Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए और 2 Cl माइनस बना दिए। इस रिएक्शन के लिए ई नोट जो है वो है 1.36 वोल्ट। ठीक है, अब आप लोग बताइए Cl माइनस गिविंग हाफ Cl2 और 1 इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन के लिए ई नोट क्या होगा। और कई बच्चे इसमें क्या करेंगे, देखो सर रिएक्शन रिवर्स हो रही है और 2 से डिवाइड करा है, तो क्या करेंगे, इसके साथ माइनस लगा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे आंसर, और वहां पे अपने 2 नंबर वहां पे लूज कराएंगे। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन रिवर्स करी है मैं मान सकता हूं कि ये रिवर्स हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1.36 आएगी, बट डिवाइड बाय 2 नहीं होगी, बिकॉज जो पोटेंशियल है वो कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आप क्वांटिटी से थोड़ी उसे कनेक्ट करोगे। इसका मतलब कि आपने अगर रिएक्शन रिवर्स करी है, 2 से डिवाइड कर दी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी कर लो, ए नोट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। समझ में आ गई बात? तो इसको 2 से डिवाइड नहीं करना था, सिर्फ रिवर्स करके बता देना था कि 1.26 से रिवर्स कर दोगे -1.26 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके जीओसी से पूछा हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रो के क्वेश्चन काफी अच्छे थे, कंसेप्चुअल थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है कि इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने यहां बोला है 4 एनायन बना के दिए, CH2, यहां पे NO2 लगाया, Cn लगाया, CH3 लगाया, और एक बार खाली ये बना दिया, कुछ भी नहीं लगाया। आपको इसकी स्टेबिलिटी बतानी है। कैसे बताओगे, कैसे चेक करेंगे स्टेबिलिटी? तो अगर इस पे नेगेटिव है तो नेगेटिव को जितना ज्यादा विड्रॉ कोई करेगा उतना ज्यादा स्टेबल बनाएगा। तो NO2 इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि यहाँ तीनों ऑप्शन में अवेलेबल है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और ये मेरा A था, तो A सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। Cn उसके बाद विड्रॉ करता है तो B हुआ। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये CH जो नेगेटिव बना है इसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये लास्ट में आएगा, ये C लास्ट में आएगा, और यहां आएगा मेरा D, जिसपे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल है, और ये पूछा है आपके केमिकल इक्विलिब्रियम से। देखना कैसे करना है। फिजिकल के क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल पूछे गए हैं। देखना, बोल रहा है अगर x2 + y2 गिविंग 2xy, ये रिएक्शन है। ठीक है, मैं एक बार रीड कर रहा हूं। इन द बिगिनिंग 1 मोल ऑफ x2 वाज टेकन इन अ 1 लीटर फ्लास्क। कितने हैं? x2 है, कितना? 1 मोल। फ्लास्क की वॉल्यूम कितनी है? 1 लीटर। अगेन बोल रहा है y2 लिया मैंने, y2 कितना है? 2 मोल लिया है, और ए इसमें वॉल्यूम कितनी ली है मैंने? 2 लीटर ली है, यही शायद मेंशन है। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या करा, इन दोनों फ्लास्क को कनेक्ट कर दिया है। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ दिस। इसकी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो है 0.6, सॉरी XY की जो मोलर कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे वो है 0.6 मोल पर लीटर। ये आपको मेंशन करके दिया। अब आपसे पूछा क्या है, बोल रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताइए x2 की और y2 की। सिंपल क्वेश्चन, कैसे? स्टार्टिंग में इनकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रही होगी x2 और y2 की, वो कितनी है? ध्यान से देखो, 1 मोल प्रेजेंट है x2 का, और टोटल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर x2। नाउ यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद x2 के लिए कितनी वॉल्यूम अवेलेबल है? तो आप लोग कहोगे 2 लीटर ये, 1 लीटर ये, 3 लीटर। तो वॉल्यूम कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 1/3। ये आपको समझना था कि यहाँ पे 1/3 स्टार्टिंग कंसंट्रेशन इसकी है। इसके बाद इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग कितनी हो गई? 2 मोल प्रेजेंट है, एंड वॉल्यूम ऑफ द टोटल कंटेनर इज 3, तो 2/3 इसकी कंसंट्रेशन हो गई। अब इसमें से कुछ x टूटेगा, कुछ x इसमें से टूटेगा, और यहाँ 2x बन जाएगा। यही तो हुआ होगा इक्विलिब्रियम पे। और वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन xy की 0.6 है, दैट मीन्स x इज 0.3। ये आपको समझ में आया? अब यहां पे इसके बाद आपको क्या करना है कि एक इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बतानी है, तो वो कितनी हो जाएगी? 1/3 माइनस 0.3। और y2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बतानी है, वो हो जाएगी 0.2/3 माइनस 0.3।
तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये आपके कंसंट्रेशन टर्म से है, कंसंट्रेशन टर्म से, और देखना इसे आसानी से कैसे कर लेते हैं। देखो देखना भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O, H2O है, इसमें मैंने बाहर से ए मिलाया, यहां पे पानी है, पानी में ए मिलाया, तो मोल फ्रैक्शन आया 0.2, और उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ पानी इक्वल दिया है 0.2 के। अब मैं आपसे देखो क्या बोलूंगा कि आप कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू इमेजिन कर लो ए और H2O की, Na और NH2O की, मतलब इनके मोल्स की आप कुछ भी वैल्यू इमेजिन कर लो ताकि मोल फ्रैक्शन 0.2 आ जाए। मैं इमेजिन करता हूं, मैं बोल रहा हूं मोल्स ऑफ ए आपके पास 2 रहे होंगे और मोल्स ऑफ H2O आपके पास 8 रहे होंगे। ठीक है, क्यों इमेजिन कर पा रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं कि आप इमेजिन कर लो, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है कि आप कुछ भी इमेजिन करो, फाइनली मैं भी कुछ भी इमेजिन करूं, जो मेरी फाइनल कंक्लूजन वैल्यू है मैं वही बोल रहा हूं कि वो 0.2 आनी चाहिए। आप यहां पे कुछ भी वैल्यू इमेजिन करना, फाइनल 0.2 आना चाहिए, मैंने ये मान लिया है। इसके बाद मुझे मोल्स पता लगे तो मैं मोलैरिटी बताता हूं। मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ H2O, ऐसी तो निकालोगे मोलैरिटी, मोलैरिटी पूछिए, सॉरी मोलैरिटी। ठीक है, तो देखो मोल्स ऑफ ए कितने हैं, 2 मोल की बात चल रही है, वहां पे लिखा है। इसके बाद मास ऑफ H2O कितना होगा, अगर मैं उसे ग्राम में कंसीडर करूंगा तो 1000 आ जाएगा। मास ऑफ H2O कितना होगा, मोल्स मल्टीप्लाई उसका मोलिकुलर मास, ये आपके सामने फाइनल स्मॉल m मोलैरिटी आ जाएगी। कुछ इस तरीके से इसे करना था। कैलकुलेशन अगर आप करोगे 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स, ये इससे कटेगा 250 टाइम्स, 18 से 250 कटेगा 13.9 टाइम्स, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से बस तुम्हें ये इमेजिन करना है, अगर ये रेशियो तुम्हें 0.2 दिया है तो आप कुछ भी वैल्यू इमेजिन करो, फाइनल आपके सामने मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा है, काफी अच्छा क्वेश्चन, देखना। बोल रहा है अगर मेरी एक रिएक्शन ये है Hg2Cl2 प्लस H2 गिविंग 2Hg प्लस 2HC, ये मेरे पास कुछ रिएक्शन है। बोल रहा है इसके लिए आप मुझे बताइए डेल्टा G, डेल्टा H, डेल्टा S, तीनों वैल्यू मुझे बतानी है। कौन से टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे। ठीक है, और आप इसके करेक्टली रिप्रेजेंट भी कर दो, इस सेल को रिप्रेजेंटेशन में भी हमें दिखाना है। तो देखो Hg+2 मतलब Hg2Cl2 में Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, और वो किस में गया है, 0 में। तो +1 से 0 गया तो ये रिडक्शन हुआ है, 0 से +1 गया है तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब एनोड। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ABC एनोड, ब्रिज और कैथोड। सेल रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट लाइक ABC, एनोड को पहले रिप्रेजेंट करोगे। तो PT सॉलिड पे आपने H2 गैस को एब्जॉर्ब कराया होगा, फिर वो H2 गैस H+ में कन्वर्ट हो गई होगी, ये हुई आपकी एनोड की रिप्रेजेंटेशन। देन आपके सामने सोल्ट ब्रिज आएगा। सोल्ट ब्रिज क्या करेगा, सोल्ट ब्रिज के बाद कैथोड की रिप्रेजेंटेशन होगी, और कैथोड की रिप्रेजेंटेशन कहां से स्टार्ट है आपकी, Hg2Cl2 से। वो आपके कैसे फेज में रहेगा, सॉलिड में। उसके बाद Hg आएगा जो आपके लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। ये आपकी हुई करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल। नाउ आपको और क्या गिवन है, इसमें एक चीज और मेंशन करके दी है कि E at 298 केल्विन इज 0.2684 वोल्ट, ई वैल्यू दी है। अब आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है डेल्टा G अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो होता है NFE। NFE अगर यहां पे आपको पता लग जाए तो डेल्टा G आप कैलकुलेट कर लोगे। एक क्वांटिटी इसमें और दी है, वो है मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू इन्होंने दी है
3 × 10⁻⁻⁴ वोल्ट पर केल्विन। ये आपके सामने टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो देखना भाई, डेल्टा जी आपने कैलकुलेट कर लिया, इसे टिक कर लो, रिप्रेजेंट आपने कर दिया, इसे टिक कर लो। अब बचे ये तो। अब आपको पता है डेल्टा एस कौन से पार्ट से है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रो के, इट इज फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल की थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज कैसे पता करते हैं, उस पार्ट से है। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ ये होता है, और यहां पे आता है मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द गैल्वेनिक सेल। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि आपके कितना पोटेंशियल चेंज होगा टेम्परेचर के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हुआ। ठीक, तो आपको एन वैल्यू पता है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए फेराडे आपको पता है, और उसके बाद डेल्टा ई बाई डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है। तो डेल्टा एस आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कंफ्यूजन तुम्हें ये भी हो रहा है कि एन वैल्यू क्या है, तो भाई यहां पे देख लो, H2 से 2H+ बनाने में आपके कितने इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं, H2 से 2H+ बनाने में आपके 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं, मतलब एन वैल्यू 2 हो गई। तो देखो, अब आप यहां से डेल्टा एस भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये टिक हुआ। लास्ट आपका बचा डेल्टा एच। तो आपको एक फॉर्मूला और पता होगा थर्मोडायनेमिक्स से, वो बोलता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ यू नो डेल्टा जी, ये रहा आपके सामने। आपको डेल्टा एस भी पता है, ये रहा आपने कैलकुलेट करा है। आपको टेम्परेचर भी पता है कि ऑल दिस इज हैपनिंग एट 298 केल्विन, ये भी आपको पता है। नाउ आपको डेल्टा एच फाइंड करना है। सिंपल, आपके सामने जो भी इसकी अप्रोच होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फेज डायग्राम से, डस्टर कहां गया पूरा, फेज डायग्राम से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस। वाटर का फेज डायग्राम तो बिल्कुल रट जाओ खा जाओ से, उसके जो तुम्हारे ट्रिपल पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स हैं, कितना प्रेशर होता है, कितना टेम्परेचर होता है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। कौन से पॉइंट पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है, ये सारी बातें। तो यहां से अगर मैं बात करूं, फेज डायग्राम वाटर का कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इधर तुम्हारा क्या होता है, सॉलिड फेज, इधर शायद लिक्विड होगा और इधर गैस होगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट इस तरीके से कुछ होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इनने बोला है कि लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस। लिक्विड ये रहा, आइस ये रही, तो यहां पे इन दोनों का इक्विलिब्रियम होगा। इस पॉइंट पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो मुझे फेज रूल पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम C माइनस P प्लस 2 ये होता है। यहाँ पे कंपोनेंट, व्हाट इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम, वन कंपोनेंट के लिए क्या C की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसमें फेज, इस इक्विलिब्रियम पे तुम्हारे कितने फेज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लिक्विड भी और सॉलिड भी, तो फेज कितने हो गए 2 प्लस 2, मतलब इस लाइन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे कितने आएंगे 1 आएगा। इस ट्रिपल पॉइंट पे कितने आएंगे 0 आएंगे, और इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे 2 आएंगे। इन लाइन पे 1, लाइन से अलावा कहीं भी 2 और ट्रिपल पॉइंट पे 0। ये आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, याद आपको रखने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखना भाई क्या बोल रहा है। बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन बता दो, जो मैंने यहां पे एटम मार्क करे, अभी एटम बनाऊंगा मैं, उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगी। ठीक है, तो देखो बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अच्छे से बना लेते हैं, CH2, इसे भी मार्क कर लो। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है। 2 और हैं, उन्हें बना देता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यहां पे ऑक्सीजन, ये पीएच है, यहां पे आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, ये है। ठीक है, अब आपको सारे मार्क्ड एटम की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, देखना किस तरीके से करना था। तो देखो, ये जो मेरा एटम है, इसके जो लोन पेयर होंगे, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, तो क्या उसे आप हाइब्रिडाइजेशन में गिनोगे। अगर लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व है तो हाइब्रिडाइजेशन में तो नहीं जाएगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन मेरी होगी sp2। यहां पे देखूंगा तो वो भी रिजोनेंस में है, और ये तो इक्विवेलेंट रिजोनेंस है, मतलब दोनों बार नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आएगी,
मेरी किस पे आएगी, ऑक्सीजन पे आएगी। तो इसमें भी जो मेरा एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। और ये तो हमें पढ़ते ही आए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, जो ये रिंग है यहाँ पे ये एरोमेटिक हो जाएगी, और लोन पेयर अगर मेरा किसमें प्योर पी में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। इसकी बात करूं तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा इफेक्ट नहीं है, sp3 हो जाएगी। तो मेरा आंसर यहाँ पे होना चाहिए इसका sp2 करेक्ट है। नाउ सेकेंड वन, इसकी sp2, इसके लिए sp3 और इसके लिए sp2, ये आपके ऑप्शंस होने थे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपका लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन में उसे काउंट नहीं करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन उस ऑक्सीजन एटम की हो जाएगी sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं।